अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह चांद, मेरे साथ अब्दुल कयूम सिद्दीकी और साबिक अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जनाब इरफान कादिर साहब। आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत हुई। इस दरख्वास्त में कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इलेक्शन कराने का फ़ैसला दिया था उसमें बहुत से आइनी और कानूनी पहलुओं को नज़रअंदाज किया गया। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनके साथ जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत का आगाज़ किया। ये खदशा था, ये खौफ था हुक्मरान इत्तेहाद को कि आज शायद तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू कर दी जाए, क्योंकि 14 मई गुजर गया, इलेक्शन नहीं हुए, हुकूमत ने 21 अरब रुपए के फ़ंड फराहम नहीं किए, सिक्योरिटी के लिए अफरादी कुव्वत नहीं दी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि 10 दिन का मज़ीद वक्त मिल गया और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए जिससे लगता था कि शायद सुप्रीम कोर्ट उस रास्ते की तरफ नहीं जाना चाहती कि जो रास्ता बंद था। जी हाँ, न सिर्फ आइनी और कानूनी रास्ता बल्कि जजेस का जो दाखिली गेट था, आज वहाँ पे भी एक रैली थी, एहतजाज था पीडीएम का, हुक्मरान इत्तेहाद का, और जो स्पीकर्स का डाइस था, जो कंटेनर था, वो ठीक जजों के गेट के सामने रखा गया था और जजेस का रास्ता बंद कर दिया गया था। हुकूमत की इजाज़त से ये रैली सुप्रीम कोर्ट के सामने शाहराह दस्तूर पर मुनक़्क़द की गई। वहाँ पे बड़ी सख्त तकरीरें हुई, चीफ जस्टिस के इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया गया। मगर पहले हम आते हैं जो कुछ कमरा अदालत में हुआ, कईम सिद्दीकी साहब, वो नहीं हुआ जिसका खदशा था कि तौहीन अदालत की तरफ जाएंगे। बाहर मौलाना आ रहा के नारे बज रहे थे और अंदर चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि हमने मारूजी हालात भी देखने हैं, सिर्फ आइन की बात नहीं है, मुल्क में अगर जंग हो तो फिर कानून खामोश हो जाता है। तो आपको लगता है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का जो एक अहम जिम्मेदारी अपने सिर पे ली थी, वो उससे अब थोड़ा पीछे हट रहे हैं? देखें, 90 दिन तो गुजर गया मतीउल्लाह जान साहब, इवन बहुत पहले गुजर गया। हाँ, मिनिमम 14 मई गुजर गया। हाँ, 14 मई गुजर गया। लेकिन आज भी उन्होंने कहा कि हाँ, हमारा फैसला भी मौजूद है, 90 दिन के अंदर इंतखाबात की, आइंदा 90 दिन तक भी मौजूद रहे। लेकिन जैसे हम उस दिन वजाहत मसूद साहब के साथ बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि 15 मई को भी कहेंगे कि 14 मई, और वही बात हुई। और आज 15 मई और आज कहाँ चीफ जस्टिस ने, वो फैसला मौजूद है, वो फैसला मौजूद है। तो बहरहाल जो लगा वो, अब ये देखेंगे इस सारी मुकदमात की जब भी पहले समाअत होती रही, और वो बिलखुसूस उस वक्त जब आम शहरी की आई, DGISI और DGMO की जो ब्रीफिंग थी, उसके बाद से जो है वो हम देख रहे हैं कि वो कहने लगे कि जी हम फैसला दे चुके हैं, अब हम फैसला करने के लिए तो आप कोई रिव्यू तो दाखिल करें। और ये तो आज क्या लगा आपको? तो आज जो है मतीउल्लाह जान साहब, दो चीज़ें देखनी है हमें। रिमार्क्स एक तरफ है, ठीक है, देखना ये होता है कि कोर्ट्स अमली तौर पर क्या ऑर्डर किया है, वही मेरा ख्याल वो है। बाकी रिमार्क्स के ऊपर आप उमर अता बंदयाल तो जारी हो गए ना, तो वो अब रिव्यू के अंदर नोटिस जारी हो गए। मतलब है कि मेरा ख्याल है कि ये एक पहली कामयाबी है, या उस तरफ है कि हाँ अब जो है वो सुना जाएगा, और फिर साथ ही ये कि भाई वो चीज़ें जो पहले आर्गू नहीं हुई हैं वो रिव्यू में कैसे आर्गू हो सकती हैं, ये सवालात जो है ये सारे जो है वो उसके अंदर हैं। और अगर अब आपने नोटिस जारी कर दिया है, अमूमन तो अगर रिव्यू अगर आपका बनता ही ना और हो तो 5 मिनट के अंदर रिव्यू फारिग हो जाता है, आपको पता है, लेकिन नहीं हुआ, तो नहीं हुआ। एक ऑप्शन रखा है, एक रास्ता रखा। स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, चीफ जस्टिस ने आज ये बहुत कहा, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, और फिर वो बदजुबानी, बदतरीन दुश्मन, और ये भी सारी बातें होती रहीं। और फिर जो है वो उमर अता बंदयाल साहब जो है वो ये भी कहते रहे कि मुज़ाकरात करें, और हाई मॉरल की ग्राउंड लेने की बात कर रहे थे पहले। और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि अपने ब्रदर जजेस के हवाले से ये कितना हाई मॉरल ग्राउंड आपने लिया हुआ है जो दूसरों को आप कह रहे हैं। और दोनों जज साहबान, इजाजुल एहसन साहब और वो तो खामोश थे आज, वो बिल्कुल, उनको तो पिछली समातों से चुप लगी हुई है, अब जो कुछ भी बोल रहे हैं चीफ जस्टिस बोल रहे हैं। अच्छा, बाहर जो कुछ हो रहा था, जजेस का गेट बंद था, रैली थी, स्पीकर लाउड स्पीकर की आवाज़ें भी आ रही थी, क्या उसके भी कुछ असरात थे कमरा अदालत के अंदर? मतीउल्लाह जान सर, डेफिनेटली
मेरा ख्याल है कि वो नज़र आ रहा था, क्योंकि चीफ जस्टिस ने जिक्र भी किया कि देखें आज क्या सूरत हाल है, बाहर क्या हो रहा है, इदारों के हवाले से क्या ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है और फलाना और ढमकाना। और फिर वही तो फिर क्योंकि वो देखें साथ ही नारे भी जो लग रहे थे वो गो बंदयाल गो के नारे लग रहे थे वहाँ पे, मतलब ठीक है। और फिर और भी हैं कि अब मैं क्या कहूँ, अब अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन बहरहाल बाहर के माहौल ने भी असर डाला। और गो बंदयाल गोल की जो बात है, तो वो जाते भी कहाँ से, रास्ता भी बंद था। मगर एक और दिलचस्प बात, वो गए हैं पीछे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महफूज रास्ता दिया सुप्रीम कोर्ट के जजों को। उन्होंने कहा वहाँ से तो बंदा इधर मेरी तरफ से गुजर के आ जाए, आराम से निकल जाए, किसी को पता न चले। इरफान कादर साहब पिछले दरवाजे से निकल गए ना, पिछले दरवाजे से निकल गए, वो भी वज़ीर आज़म हाउस ने उनको एक महफूज रास्ता दिया। तो इरफान कादर साहब कैसे देख रहे हैं आप, वो हुआ नहीं जिसका खदशा था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को या हुक्मरान इत्तेहाद को? बात को उसी पैराए में आगे बढ़ाऊंगा जिस पैराए में आपने बात की है, और उन्होंने बड़ा दुरुस्त कहा है कि आज चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनका रवैया खासा मुख्तलिफ था अपने माजी के रवैये से इसी केस में, और लग ये रहा था कि वो एक लचक पैदा कर रहे हैं। वो जो एक रिजिडिटी थी, एक बहुत एक सख्त गिर उनका एक मौक़िफ़ बना हुआ था, तो उसमें आज वो नरमी नज़र आई है, वो लचक नज़र आई है। अब ये लचक जो है ये जेन्युइनली उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है, यहाँ के अब उनको समझ आई है कि इस तरह से आप आइन की तशरीह नहीं कर सकते जिसमें कि आइन की रूह जो है आप उसको ज़िबा करके रखते हैं। तो ये एक वतीरा बन गया है हमारे अदालतों का कि हम वकील लोग जो हैं जब अदालतों में पेश होते हैं तो बात कानून की कम करते हैं, आइन की भी नहीं करते, डायरेक्ट प्रोविजंस भी नहीं कोट करते, बल्कि लखनवी ज़बान में बात करते हैं। और लखनवी ज़बान जो है इस हद तक आगे चली जाती है कि उसमें चमचागिरी का अंसर शामिल हो जाता है। और ये जो जज का काम है ये बड़ा स्किलफुल काम है, और वो मुझे मीर तकी मीर का वो शेर याद आ रहा है कि ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, अफाक की इस कारगाह शीशागिरी का। तो ये जज का काम जो है ये स्किलफुल काम शीशागिरी का है। शीशागिरी जो है अगर उसमें आपने कामयाबी हासिल करनी है, अच्छी शीशागिरी करनी है, तो चमचागिरी पे उसकी बुनियाद बन नहीं सकती। तो आप नहीं समझते कि शहबाज शरीफ साहब ने जजों का जो मरकजी दाखिली गेट है उसको बंद करवा के और अपने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अकबी रास्ता उनको महफूज रास्ता दिया, और वो अमली तौर पे जजेस हज़रात फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तरफ से दिए गए महफूज रास्ते से गए, और ये अमली तौर पे भी यही हुआ जो कमरा अदालत में हुआ। ये फैक्ट है, मुझे देखें ये फैक्ट है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो इंटरनल जो मुझे जिन चीज़ों का पता होता है यूजली तो मैं वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करता हूँ। जी जी। लेकिन मुझे बखूबी इल्म है कि वज़ीर आज़म साहब की पूरी कोशिश थी कि किसी तरह से भी सुप्रीम कोर्ट पे कोई आंच ना आए और किसी तरह से कोई हुल्लड़बाजी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ना हो, जजेस को किसी किस्म की रुकावट ना आए, और वो बहुत मुतात रहे हैं इस चीज़ में, जो कि मैं समझता हूँ कि अदालतों को भी चाहिए कि वो उनकी इस चीज़ की न सिर्फ के तारीफ करें बल्कि हुकूमत की तरफ जब वो देखते हैं तो वो भी उसी तरह हुकूमत को देखें जिस तरह हुकूमत जो है उनकी यानी एक खैर सगाली रखती है उनके लिए। अच्छा कादर साहब, ये नेक्स्ट डेट पे क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने कुछ सवाल भी उठाए हैं इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान से, आपने पहले तो ये जो सिर्फ कहा था कि हमें फ़ंड मिल जाएं और सिक्योरिटी के लिए अफरादी कुव्वत तो इलेक्शन हो जाएंगे, अब आप एक नया पेंडोरा बॉक्स खोलने जा रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन की क्या लोकेस्ट आई हैं, तो कैसे देख रहे हैं चीफ जस्टिस साहब की तरफ से उठाए गए इन सवाल के, और अगर आज नहीं तो अगली तारीख पे शायद नज़रसानी दरख्वास्त खारिज कर दी जाए, फिर क्या होगा, फैसला हतमी हो जाएगा? नहीं, कोई खारिज नहीं हो रही नज़रसानी दरख्वास्त। मेरे अगर आप पिछले इंटरव्यू देखें और चीफ जस्टिस साहब की जो लास्ट स्पीच जो उन्होंने लाहौर में दी है उससे पहले मैंने कह दिया था कि चीफ जस्टिस साहब तो शिद्दत इंतजार में होंगे कि किसी तरह को रिव्यू डाल दे। हुकूमत ने नहीं डाला रिव्यू, नजरसानी नहीं डाली है जी, हुकूमत ने नजरसानी नहीं डाली, और उन्होंने कहा मुझे मायूसी हुई है, चीफ जस्टिस ने कहा ये मायूसी हुई है ना,
कि वो चाहते हैं कि हुकूमत इस चीज को मान जाए कि ये फैसला जो है 4-3 का नहीं है बल्कि 3-2 का है। वो तो ये चाह रहे हैं ताकि उनको कुछ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले। वो तो बिल्कुल बंद गली में आ गए थे। और फिर पार्लियामेंट के बनाए गए कानून के तहत अपील में जाने की बजाय हुकूमत नजरसानी में आ जाए। नहीं, हाँ, एग्जैक्टली यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वो कोई ना कोई रास्ता चाह रहे थे हुकूमत की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और वो इस वक्त बहुत शिद्दत से इंतजार में थे कि किसी तरह रिव्यू है। मैंने आज तक नहीं कभी जजेस को अपने फैसले के बारे में ये कहते सुना कि खुदारा रिव्यू डाले, क्यों नहीं रिव्यू डाल रहा है। आप मुझे बताएं, आप इतने सालों से कवर कर रहे हैं कयूम सिद्दीकी साहब और मतुल्लाह जान, आपको याद है कभी जजेस ने ये कहा हो फैसला देने के बाद कि भाई आप रिव्यू में क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं रिव्यू फाइल किया जा रहा? बिल्कुल, इस तरह की बातें तो कभी सुनी ही नहीं थी। वैसे वो आज खुद नोटिस में भी तो रिव्यू कर सकते हैं, उनका अख्तियार तो है, आज खुद नोटिस लेके अपने फैसले में तब्दीली कर। हाँ, वो ठीक है आपकी बात, वो तो जो मर्जी करना चाहें, मुतजाद चीजें करना जो कर सकते हैं, लेकिन जब मुतजाद चीजें करेंगे तो फिर उसका जो फॉल आउट आएगा वो बड़ा मनफी होगा और उसके वो जो अदलिया की साख है फिर वो दाव पे लग जाएगी। एग्जैक्टली, अदलिया की साख कह रहे हैं ना। अच्छा, बट एनीवे उससे तो ये लगेगा कि शायद अदलिया ने यू टर्न ले लिया, क्योंकि आज मैंने साफ नहीं कहा, मैंने साख। अच्छा ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद चंद और अहम सवालात भी। बाहर जो रैली हो रही थी वहाँ क्या क्या हो रहा था, मरीम नवाज ने भी आज ताबड़तोड़ हमले किए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ऊपर। एक ब्रेक के बाद अंदर अदालत इंसाफ ने अपनी कार्रवाई जारी रखी थी और बाहर शहर दस्तूर के ऊपर हुक्मरान इत्तेहाद एक बड़े एहतजाज के साथ मुख्तलिफ तकारीर हमें सुनने को मिल रही थी, जिसमें मरीम नवाज ने भी आज एक बड़ी ही भरपूर तकरीर की और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को अपने निशाने पर रखा। मरीम नवाज ने अपनी तकरीर में कहा, चीफ जस्टिस साहिब, आपने ढिठाई से इमरान खान की सहूलतकारी की, इस्तीफ़ा देकर घर जाएं। अवाम का समंदर देखकर खुशी हुई या नहीं? आओ और ये देखो, ये है हकीकी अवाम। अभी कानून बना नहीं और इस पर अमल दरामद रोक दिया। तुम्हारा काम आइन की तशरीह करना है। पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है, इससे टक्कर लेकर बैठ गए। 60 अरब करप्शन के मुल्ज़िम को कहा गया, वेलकम, आपको मिलकर खुशी हुई। कईम सिद्दीकी साहब, ऐसी तकरीरें तो किसी ज़माने में इमरान खान करते थे और वो भी इसी तरह अदालतों पे हजूम के साथ दबाव डालते थे। तो जो कुछ आज शारे दस्तूर पे सुप्रीम कोर्ट के सामने हुआ, तो फिर फ़र्क क्या है हुक्मरान इत्तेहाद में और PTI के अंदर? दोनों ही अदालतों पे दबाव डाल के फैसले ले रहे हैं। तो कसूर अदालतों का हुआ ना कि क्या मतीला जान, आप ये कह रहे हैं कि अदालतें दबाव के अंदर फेवरेबल फैसले दे देती हैं? ये जूरिस्प्रूडेंस हमने डेवलप किया अपने मौजूद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। ये तो मैं गलत कह रहा हूँ। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर यही जूरिस्प्रूडेंस है तो फिर सिक्का तो वही चलेगा ना जो जहाँ पे जिसके एवज कुछ मिलेगा। देखिए, बात ये है कि आप पनामा से शुरू हो जाएं और उसके बाद से, मगर क्या हमें और आपको इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए? मतलब मैं नहीं सपोर्ट कर, मैं और आप तो हम तो अदालतों को कवर करते हैं ना, सियासतदानों का तो अपना कोई ना कोई मुफाद होगा ना। लेकिन मैं तो और आप भी और जज साहिबान भी रोज़ाना जो है वो कहते हैं कि आइन का दिफा करेंगे विदाउट फियर एंड फेवर। हम कानून, आइन और कानून के ऊपर अपने किसी जाती मुफाद को बलाए ताक रखते, ये तो हलफ लिया हुआ है ना। तो बाहर फिर मतीउल्लाह जान साहब, चाहे अगर बाहर के हालात से मुतासिर होकर आपने फैसले देने हैं तो फिर ये अदालत है। तो क्या हमें अदालत के साथ खड़ा होना चाहिए ऐसे दबाव के खिलाफ? ऐसे देखिए, ऐसे दबाव के खिलाफ तो मतीउल्लाह जान साहब बात ये नहीं, ये मैंने और आपने खड़ा नहीं होना। मैं और आप तो तनकीद करेंगे उनके ऊपर जब भी अदलिया मुदाखलत करेगी किसी और के काम के अंदर। ये सारा कुछ आज क्यों हुआ है? यही हुआ ना कि पार्लियामेंट कानून बनाने से पहले उसका कानून स्टे कर दो, हुकूमत का इक़दाम करने से पहले हुकूमत जो है वो उसका बागडोर संभाल लो, और फिर सारे कैप्स जो हैं वो आप अपने पास रख लें। पॉलिटिकल पार्टीज, आप सियासत को भी रेगुलेट करना चाहें अपने सियासी फैसलों की वजह से, तो फिर
मतीउल्लाह जहां साहब, सियासत के अंदर तो आप आ गए और फिर आप निजी महफिलों में कहें कि इन्होंने मुझे सियासत पर मजबूर किया और मैंने इन्हें आउट मैनूवर कर दिया, तो इस किस्म की गुफ्तगू जब जज करेगा तो मेरा ख्याल है कि काजी की सजा ऐसे ही नहीं है इतनी ज्यादा कि फिर उसको सड़कों पे घसीटो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर अदलिया धरना देगी पार्लियामेंट के खिलाफ तो फिर पार्लियामेंट और सियासतदान भी अदलिया के खिलाफ धरना देने का हक है? जहां साहब, अदलिया ने किया क्या है? देखिए ना, अब बात यह है कि आप मर्जी के जज और मर्जी के फैसले दे रहे हैं। देखिए ना, कब तक? आप मुझे बताएं कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस का ओहदा जो है वो सदा तो आपके पास नहीं रहना है, आपने 3 महीने बाद चले जाना है। अगर उस इंस्टीट्यूशन के अंदर शफाफियत आए, अगर उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर लोगों का एतमाद के अंदर इजाफा हो, आपके टेन्योर के अंदर जब ये जाएंगे इस कुर्सी को छोड़ के, तो मतीउल्लाह जहां साहब, मैं और आप ये कह रहे होंगे कि उमर अता बंदयाल साहब ने अदलिया अपने अमाल की वजह से और अपनी हट धर्मी की वजह से अदलिया के इदारे के ऊपर लोगों का, अवाम का एतमाद खत्म किया और ये बहुत चलें जी, बड़ी बात है। मैं साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर साहब, क्योंकि इरफान कादर साहब आप तो एक सीनियर वकील भी हैं, अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं और चीफ लॉ ऑफिसर भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, तो आप कैसे देखते हैं कि जजेस का गेट बंद किया गया? इरफान कादर साहब, ये सवाल तो बनता है ना कि जजेस ने बजाय शारह दस्तूर से अपने गेट से बाहर निकलने के उनको अपने साथ वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के चोर दरवाजे से जाना पड़ा। तो इसमें तौहीन किसकी है? क्या ये ज़्यादती नहीं है सियासतदानों की, अगर जजेस को आप रास्ता भी नहीं देते और फिर कहते हैं कि जजेस इंसाफ नहीं करते? इसका मेरा ख्याल है कि इस दफा मैं बिल्कुल फ्लोर हो गया हूँ। कयूम सिद्दीकी साहब ने जो बातें की हैं मैं फिर उसी को आगे बढ़ाऊंगा। और जब जजेस जो हैं अपनी मर्जी के जज चुनेंगे, अपनी मर्जी के फैसले लेंगे, अपनी मर्जी के वकील चुनेंगे, अपनी मर्जी के बेंचेस बनाएंगे, तो ये चीज़ जो है उनको फेस करनी पड़ेगी किसी भी जमहूरी मुल्क में। और आप ज़्यादा दूर ना जाएं, जस्टिस सज्जाद अली शाह का मिसाल जो है वो ज़रा सामने रखें। बहुत कहा जाता है कि जी स्टॉर्मिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हुई, स्टॉर्मिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हुई। वो सिर्फ स्टॉर्मिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नहीं थी। जस्टिस सज्जाद अली शाह जो थे वो बड़े सियासी जज थे खुद भी, और स्टॉर्मिंग जो सुप्रीम कोर्ट की जो बाहर से नजर आ रही थी उससे ज्यादा स्टॉर्मिंग तो अंदर से हो चुकी थी। जजेस ने निकाल दिया था जस्टिस सज्जाद अली शाह को। और ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस है इन्होंने भी अपने आप को आइसोलेट किया है बहुत सारे दूसरे जजेस से। और ये तो अगर एक आधा जज अपनी मर्जी के ये 3-4 जज ये ना लगाते जूनियर जजेस, तो ये जो इन्होंने अपनी जो एक थिन मेजॉरिटी जो बनाई हुई है फिलहाल वो भी ना होती। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जजेस जो हैं उनको धीमे तरीके से चलना चाहिए, सियासी मामला से इज्तनाब करना चाहिए और ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए जिससे लगे कि उनका जो टिल्ट है वो एक खास सियासी धड़े की तरफ है। और इंसाफ जो है ना सिर्फ उनको करना चाहिए बल्कि इंसाफ होते हुए नजर आना चाहिए। ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस है इनके बहुत सारे फैसले जो हैं वो वाकई सवालिया निशान है और वहाँ पे ना सिर्फ के इंसाफ नहीं हुआ बल्कि इंसाफ होते हुए नजर भी नहीं आया। अच्छा इरफान कादर साहब, अगर कोई ऐसा जज होता या चीफ जस्टिस होता जिसकी रेपुटेशन होती कि वो इंडिपेंडेंट जज है, इंसाफ करता है, और अगर उसके रास्ते बंद किए जाते तो उसको क्या करना चाहिए था? कभी भी उसके रास्ते बंद किए जा ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं आपको बताऊं, जो जज जायज होता है ना, वो जब जायज रीजनिंग के साथ आपके खिलाफ भी फैसला देता है ना, तो आपके दिल में उसके लिए इज्जत पैदा होती है। और जब जज नाजायज कर रहा होता है तो हर किसी को पता चल जाता है, नजर आ जाता है। और खासतौर पर रीजनिंग के बजाय मुख्तसर हुक्म जारी करता है और तफसीली वजूहात कभी आती ही नहीं है, और मुख्तसर हुक्म के ऊपर ये सब कुछ ऊपर नीचे और फिर कहते हैं उस पर रिव्यू दाखिल करो, और फिर कहते हैं उस पर रिव्यू भी दाखिल करें मुख्तसर हुक्म पे। तफसीली फैसला अभी भी नहीं आया 14 मई वाला पंजाब में। मैं आपको बताऊं कि मेरी जिंदगी में जब भी हाई कोर्ट में कोई गलत फैसला मेरे केस में हो जाता था, मैं सिर्फ 15 से 20 मिनट में सुप्रीम कोर्ट में लीव टू अपील डाल देता होता था और मुझे सारा मेरे पता होता था और मेरे लिए प्रॉब्लम ही कोई नहीं होती थी लीव टू अपील डालने में। तो लिहाजा जब आप सही तरफ होते हैं कानून के, आपकी स्ट्रेंथ है, खा आप वकील हैं, खा आप जज हैं, लेकिन अगर आप कानून की गलत साइड पे चले जाएं
तो आप अपने आप को खुद ही एक मुश्किल में डाल देते हैं, और ना जजेस को ना वकीलों को अपने आप को कभी भी उस मुश्किल में नहीं डालना चाहिए जहां पे कि वो कानून और आइन की गलत सिमत में खड़े हो। ठीक है। अच्छा, एक और मामला कयूम सदीकी साहब अब आ रहे हैं कि पार्लियामेंट ने एक करारदाद मंजूर की है, एक कमेटी बना दी है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ जो है रेफरेंस दायर करने के लिए पार्लिमानी कमेटी बना दी है। अब ये रेफरेंस तो हुकूमत दायर करती है, सदर ममलिकत के ज़रिए भेजती है, सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशल काउंसिल है वो उसको सुनती है, तो ये पार्लियामेंट की कमेटी को एक शिकायती बना दिया गया है। और क्या ये शिकायत होगी, कंप्लेंट होगी, या ये वो रेफरेंस होगा जो सदर के ज़रिए भेजा जाएगा? इसकी क्या कानूनी हैसियत है इस पार्लिमानी कमेटी की? मतीउल्लाह साहब, अब ये भी अफसोस की बात है कि अगर वहाँ पे ज़ाहिर है, मेरा ख्याल है कि क्योंकि सियासत हो रही है और इस वक्त पार्लिमान की बालादस्ती की बातें हो रही हैं, तो शायद वो कि अब पार्लिमान जो है वो कुछ भी कर सकती है। हालांकि पार्लियामेंट ने जो आइन दिया है उसके अंदर सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल है, अकाउंटेबिलिटी का पूरा प्रोसेस है उसके अंदर। तो वो काम जो पार्लियामेंट का नहीं है वो पार्लियामेंट को नहीं करना चाहिए। मतलब अगर पार्लियामेंट आइन के तहत कुछ तरमीम कर लेती और फिर जजेस का एहतसाब करने का इख्तियार रखती है अपने पास, तो मैं कहता बिल्कुल ठीक होता। लेकिन इसी पार्लियामेंट ने 1973 के आइन के अंदर जो है वो एहतसाब का इख्तियार जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दिया है। अब हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत ज़ाहिर है अगर उसके पास ऐसे शवाहिद हैं तो वो एक रेफरेंस जो है उसके अंदर है कि ठीक है, प्रेसिडेंट भी रेफरेंस भिजवा सकता है। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर तो नहीं लगता कि पार्लियामेंट को क्या इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ मीडिया ट्रायल के लिए? मेरा ख्याल है कि ये मीडिया ट्रायल मतीउल्लाह जान साहब ज़्यादा है। मैं और आप भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये शायद ऐसा नहीं होगा। हाँ, तौहीन पार्लियामेंट का कानून ज़रूर आएगा, लेकिन ऐसा करना, रेफरेंस दाखिल करना, देखिए असल चीज़ तो ये होती है ना कि आप अदालतों में जाके और अदालत के अंदर ही आर्गूमेंट करते हैं ना, जो महज़ब मुल्कों का वो सारा है। अब अगर क्या आज से पहले पार्लियामेंट ने कभी ऐसा किया है, किसी को ट्राई किया है? और सबसे बड़ी बात यह कयूम सदीकी साहब कि पार्लियामेंट एक बालादस्त इदारा है और वो एक शिकायती बन के एक जज के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में जा रही है। पार्लियामेंट एक शिकायत करंदा बन के, इससे बड़ी मैं समझता हूँ पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं हो सकती है। चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। इमरान खान और PTI के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। एक तरफ इशारा दस्तूर पे सुप्रीम कोर्ट के सामने रैली ने भी आज काम दिखाया, और दूसरी तरफ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़े फैसले हुए हैं, जिसके बाद PTI और इमरान खान के लिए आईनी, कानूनी और सियासी ऑप्शंस महदूद होती जा रही हैं। ये कैसे हुआ और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में क्या फैसले हुए, एक छोटी सी ब्रेक के बाद बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, जिसकी सरबराही आर्मी चीफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर ने की, उनकी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जो तर्जमान का बयान आया है उसमें ये वाज़ेह किया गया है कि इस अज़म का इजहार किया है कि फ़ौजी तनसीबात और ज़ाती सामान के ख़िलाफ़ इन घिनौने जराइम में मुलव्वस अफराद को पाकिस्तान के मुतल्लिका कवानीन बशमूल पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के ज़रिए इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। तो इरफान कादर साहब, आप साबिक अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं और आपके दौर में फ़ौजी अदालतों के मामलात भी सुप्रीम कोर्ट में आते रहे हैं। ये बताएं कि जो कुछ हुआ 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद, जिस तरह कोर कमांडर हाउस जलाया गया, पेशावर में और दूसरे बड़े शहरों में फ़ौजी तनसीबात में हमले हुए, उसके नतीजे में जो सिविलियन शहरी हैं, किस किस्म की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, आर्मी एक्ट के तहत या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, आर्मी एक्ट जो है उसमें जो लोग ताबे हैं आर्मी एक्ट के, जो कि आर्मी एक्ट के नीचे आते हैं, उसमें तमाम फौज के लोग हैं, उनके कमीशन जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं, उनके जो पैरामिलिट्री ट्रूप्स, वो सारे जितने भी, वो सारे आर्मी एक्ट में आते हैं। तो वो तो ताबे हैं आर्मी एक्ट के। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिविलियंस जो हैं, जो ताबे नहीं है आर्मी एक्ट के, उनको आप कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं? तो आर्मी एक्ट में ही ये बात की गई है कि स्पेसिफिकली बाकायदा इसी तरह लिखा गया, लैंग्वेज ही ये लिखी गई है उनके। अगर आप देखें सेक्शन 2 में,
जिसमें बताया गया कि किन किन लोगों पे आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। तो उसमें एक कैटेगरी वो भी है जो कि आर्मी एक्ट के नीचे तो वो नहीं आते, लेकिन वो उन लोगों को तरगीब देते हैं जो आर्मी एक्ट के नीचे आते हैं और फिर ऐसी ऑफेंसेस करते हैं जिससे कि आर्मी यानी रियासत की जो प्रॉपर्टीज हैं, रियासत की जो इमलाक हैं, वहां पे नुकसान पहुंचाते हैं या रियासती इदारों में हुल्लड़बाजी करते हैं। तो ये सारी चीजें भी आर्मी एक्ट में आ जाती हैं और ये वो लोग हैं जो कि डायरेक्टली ताबे नहीं है, बट वो ताबे हो जाते हैं क्योंकि वो जो ऑफेंस कमिट करते हैं जिसमें कि वो ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं अफवाज पाकिस्तान के लोगों को या उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, तो फिर वो भी इसके नीचे आते हैं। और मैं रिलायंस मेरा जो आप डिपेंड कर रहा हूँ उस पर जो रिलाई कर रहा हूँ, वो गालिबन इनका जो शिक है, शिक 2D, उसमें डी में बताया गया है कि वो तमाम लोग जिनको आर्मी एक्ट नहीं भी अप्लाई करता तो उन पे भी लागू हो जाता है, जबकि वो आर्मी एक्ट के ताबे जो लोग हैं उनको तरगीब दें। तो आप ये कह रहे हैं कि उनका कोर्ट मार्शल किया जा सकता है, सिविलियंस का भी? बिल्कुल, उनको आर्मी एक्ट के नीचे ही ट्राई किया जाएगा। और जो फोरम्स हैं, जो कोर्ट मार्शल के जो फोरम्स हैं, वो सारे फोरम्स उन्हीं को अप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली उस पर 3-4 किस्म की अदालतें दी गई हैं, ठीक, वो ग्रेविटी ऑफ तो लेकिन इसमें इरफान कादिर साहब, जो शेख लियाकत वाला केस है उसमें ये है कि अगर आपके पास अल्टरनेट सिस्टम ऑफ जुडिशल सिस्टम मौजूद है उन्हीं दफात के तहत, जैसा कि एंटी टेररिस्ट एक्ट जो है 97 का, ये तमाम जो आपने जुराइम बताए हैं ये उसको भी कवर करते हैं, दहशतगर्दी या टेररिज्म क्या है उस हवाले से। और फिर आसिफ खोसा साहब की जजमेंट भी है, तो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो फिर ऐसी सूरत में फौज सिविलियंस का कोर्ट मार्शल कैसे करे? तो फिर आप नहीं समझते हैं कि इससे एक और तरह की जो है वो सूरत हाल का सामना होगा? मैं बताता हूँ आपको कि जहाँ पे आपने ऑफेंस की है एक कैंटोनमेंट के अंदर, फौजी इलाके के अंदर, फौजी तनसीबात पे, तो वो वहां पे फिर वो दहशतगर्दी का लॉ जो है वो जनरल लॉ बनेगा, स्पेशल लॉ जो है वो आर्मी एक्ट बनेगा। और जहां स्पेशल लॉ में और जनरल लॉ में एप्लीकेबिलिटी का इशू आता है तो फिर स्पेशल लॉ अप्लाई करेगा, जनरल अप्लाई नहीं करेगा। ठीक, यहाँ पे ये कैंटोनमेंट्स के अंदर हुआ है, कोर कमांडर के घर के अंदर घुस गए हैं, वहां पे आग तक लगा दी है उन्होंने, और अफवाज पाकिस्तान के लोग जो है उनसे उन्होंने मारपीट की है। इस तरह की चीजें जो है ये तो प्योर आर्मी एक्ट का मामला है, ये जनरल लॉ का मामला। तो वो इंसाइटमेंट कहाँ से आएगी? ये अबेटमेंट, इंसाइटमेंट वो बाद में फिर एविडेंस को बेस होता है जो भी है। थैंक यू इरफान कादिर साहब। तो कयूम, क्या लग रहा है जो अब ISPR का जो ये बयान आया है, इससे तो वाज़ेह तौर पे PTI के लिए मुश्किलात में ज़बरदस्त इजाफा होगा और बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियाँ भी हो चुकी हैं PTI के कारकुनों की और लीडरशिप की भी। आप समझते हैं कि ओवरऑल PTI जो है वो आइसोलेट होती जा रही है बतौर एक सियासी जमात, और क्या ऐसा होना चाहिए? मतीउल्लाह जान साहब, आप ये देखिए कि जब इमरान खान साहब को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया था, चीफ जस्टिस समेत जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और अता मीनल्लाह साहब, उन तमाम ने कहा कि ये जो कुछ 9 मई के वाक़यात हुए हैं इसको कंडेम तो कर दीजिए। इवन चीफ जस्टिस साहब ने तो ये कहा कि वी रिक्वेस्ट एंड डिज़ायर के लफ्ज़ इस्तेमाल किए। तो उन्होंने इसके ऊपर बिल्कुल ना तो उस चीज़ की मजम्मत की ना कुछ और। मेरा ख्याल है कि अगर उस दिन इमरान खान जो हैं वहाँ पे खड़े होके इसके बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार करते और जो कुछ हुआ था उससे लाताल्लुक़ी का इजहार करते हुए मजम्मत करते, तो मेरा ख्याल है कि सूरत हाल शायद कुछ बेहतरी की तरफ और चली जाती। बल्कि इसके बजाय तो हाई कोर्ट में जाके तो डायरेक्ट आर्मी चीफ का नाम, और फिर वो जिन अदालतों ने उनको प्रोटेक्शन फराहम की, उन्होंने वो अदालती प्रेमिसेस जो है मोहसिन कियानी साहब की अदालत नंबर 2 में बैठ के और वहाँ पर मज़ीद जो है वो इंटरव्यूज दिए और फिर गैर मुल्की TV चैनल्स और अखबारात को दिए। तो अब आप देख लीजिए, फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने जो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द-ए-अमल के तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, फिर वो काले कपड़े पहन के, और एक अब मैं क्या आपको कहूँ, वो दूसरी तरफ चली जाएगी कि भाई ये आप अहले तशय्युअ जो हैं
उनसे मैं मुखातिब हूँ कि जिस तरह से यजीदी आप जानते हैं और यजीदियत के खिलाफ इस हद तक चले गए मतलब आप अंदाज़ा करें मतीउल्लाह जान साहब, और फिर जो है वो किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए और मज़ीद अंगेख्त करने के हवाले से है ना उनकी, तो वो तो इस तरफ नहीं जा रहे हैं। तो इस वक्त उनका बराह रास्त टारगेट जो है वो शहबाज शरीफ या अपने सियासी मुखालिफिन नहीं है, वो बिल्कुल अब तो वो डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन के ऊपर, क्योंकि आप उनके देख लीजिए आज भी जो है वो गार्जियन की शायद कोई किसी बरतानवी अखबार के अंदर जो है वो उसकी खबर भी आप देख लीजिए जिसमें वो कहे थे कि हम चाहते हैं कि वो न्यूट्रल हो, और जब वो न्यूट्रल हुए थे तो न्यूट्रल तो जानवर होता है। तो बल्कि अभी कल तक तो कह रहे थे कि आसिम मनीर जो हैं उनको मैंने मैसेजेस किए, हाँ, और मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि उनको डी नोटिफाई नहीं करूंगा, मतलब खुद भी राब्ते करने में रहने की कोशिश। तो ये सारा कुछ क्या है, ये वो बदलते रंग हैं जो एक तरह से वो कर रहे हैं। तो लेकिन अब देख लीजिए आप मतीउल्लाह जान साहब, जो एविडेंस है वो सारी मौजूद है, वो डॉक्यूमेंटेड है, तस्वीर लोगों की मौजूद हैं, ऑडियो वीडियो लीक्स, अब क्या करूँ लीक्स कह रहा हूँ, उनकी एविडेंस मौजूद है जो कि फ्रेंजिक है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है अब काबिल कबूल है आपके कानून शहादत के नीचे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके बाद, ये सब कुछ होने के बाद भी अगर इदारे कोई एक्शन ना लेते तो मेरा ख्याल है कि मज़ीद बिगाड़ होता। मतीउल्लाह जान साहब, ये म्यूटनी से कम की चीज़ें तो नहीं मुझे लगती हैं जिसकी तरफ अगर आपके ख्याल में क्या इमरान खान के खिलाफ या उनकी लीडरशिप के खिलाफ उनको क्या कभी गिरफ्तार किया जा सकेगा और उनके खिलाफ कोई मुकदमा ऐसा बन सकेगा? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, अब मेरा ख्याल है कि जो कुछ होना था और जो कुछ रद्द अमल आया है उसके बाद अगर इमरान खान साहब ने अब ज़रा सा भी कुछ लग़्ज़िश की तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए बहुत सख्त किस्म के लम्हात उनको दरपेश होंगे। मैं बहुत डायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें आपको पता है हम नहीं कह सकते हैं और कहनी भी नहीं चाहिए, लेकिन कहनी भी नहीं चाहिए। आफ्टर ऑल एक सियासी जमात है और मेरे ख्याल में सियासी जमात को अपने मामलात का कंट्रोल में लेना चाहिए, किसी फ़र्द वाहिद को नहीं। सियासी जमात कोई एक लीडर नहीं होता, सियासी जमात आफ्टर ऑल एक जमात होती है। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।